आदाब नाजरीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सिंगारेनी मुलाजमीन के लिए दशहरे का तोहफा 30% हिस्सा 368 करोड़ रुपए अदा करने वजीर आला केसीआर का हुक्म। बतुकम्मा त्यौहार में जोशो खरोश की कमी, जायद माली बोझ से अवाम परेशान। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी, मरकज के इक़दाम पर मुस्लिम तंजीमों की खुशी। सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल के चेयरमैन की दरख्वास्त। तंजीमों पर पाबंदी आयद करना बेफैज, सीपीआई जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी का बयान। टीआरएस हुक्मरान मंची रेड्डी किशन रेड्डी को ईडी ने दबोचा, मनी लॉन्ड्रिंग और दिगर मामलात में मुलव्विस होने का इंकशाफ। सीएम केसीआर ने सिंगारेनी मुलाजमीन के लिए दशहरा तोहफे का ऐलान किया। वज़ीर आला ने सिंगारेनी मुलाजमीन को कंपनी के मुनाफे में 30% हिस्सा देने का फैसला किया और दशहरे त्यौहार से कबल ही मुलाजमीन को ये हिस्सा अदा करने का हुक्म दिया। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंहा राव ने सिंगारेनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को हुक्म जारी कर दिया है। कंपनी सिंगारेनी वर्कर्स को 368 करोड़ रुपए अदा करेगी। सिंगारेनी ने गुज़िश्ता 2 सालों से मुल्क में कोरोना बहरान पर काबू पाने के बाद साल 2021 और 22 में 26,607 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हासिल किया है। चेयरमैन और एमडी श्री एन श्रीधर ने आज एक बयान में कहा है कि टर्न ओवर टैक्स लगाने से पहले 1,722 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल हुआ है। इन्होंने कहा कि कोयला और बिजली की फ़रोख्त से हासिल होने वाले कारोबार पर सिंगारेनी कंपनी का खालिस मुनाफा 1,227 करोड़ रुपए टैक्स की अदायगी के बाद था। इसके अलावा गुज़िश्ता साल टैक्स की शक्ल में मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को 200,000 करोड़ रुपए मिले थे। 3,596 करोड़ का इंकशाफ हुआ है। साल 2021 और 22 में सिंगारेनी कंपनी ने रिकॉर्ड सतह पर 650 लाख टन कोयला पैदा किया और 655 लाख टन हमल व नकल किया। बताया गया है कि सिंगारेनी थर्मल पावर स्टेशन के जरिए गर्ड को 88.08 मिलियन यूनिट बिजली फराहम की गई है। इन्होंने ये भी कहा है कि हर किसी को इस साल के 70 मिलियन टन की पैदावार हदफ के हसूल के लिए दोबारा मुनज़्ज़म होकर काम करना चाहिए ताकि रिकॉर्ड कारोबार और मुनाफा हासिल किया जा सके और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और फलाही प्रोग्राम शुरू करने का मौका मिलेगा। अब की बार बतकम्मा त्यौहार में इब्तिदा की तरह जोशो खरोश नहीं देखा जा रहा है। रियासत तेलंगाना में 9 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है। पूछे जाने पर ख़वातीन ने बताया है कि फ़ंड्स की कमी के सबब अब की बार ये त्यौहार फीका पड़ चुका है। जश्न या ईद व त्यौहार के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। भले ही ये त्यौहार तेलंगाना रियासत की क़दीम तहज़ीब का हिस्सा है, लेकिन लगता है कि अवाम ज़्यादा माली बोझ बर्दाश्त करने के मौक़िफ़ में नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दफातर पर छापे, 106 अफराद गिरफ्तार। 13 रियासतों पर 2 यूनियन टेरेटरी के 150 मुकामात पर NIA का क्रैकडाउन। हुकूमत हिंद की जानिब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़ी तंजीमों पर एक साथ 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। इस सिलसिले में होम मिनिस्टर की जानिब से एक हुक्म जारी किया गया और आधी रात को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में PFI के दफातर पर और इनके लीडरों के मकानों पर धावे किए गए और सरकारी ऐलान के मुताबिक 106 अफराद को गिरफ्तार किया गया और दफातर को सील कर दिया गया। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है, तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा
तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का, उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा, क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। और उस ऑर्गेनाइजेशन को ये कार्रवाई मुल्क के 13 रियासतों में और यूनियन टेरिटरी में की गई, जिसमें केरला के 50 मुकामात शामिल है। NIA ने जहां छापे मारे, इनमें कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, गोवा, दिल्ली, आसाम शामिल है। दहशतगर्द तंजीमों पर मुल्क की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी NIA ने क्रैकडाउन किया और NIA आने वाले दिनों में मुल्क में दहशतगर्दी, फ़िरक़ापरस्ती फैलाने वाली तंजीमों पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है, उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीक़े से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है, वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा, तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का। इस तरह हो सकता है कि RSS भी इसी लाइन में हो। मुल्क में दहशत फैलाने वाली जो भी तंजीम होगी, इसके खिलाफ बीजेपी की हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। PFI पर पाबंदी के बाद केरला के कांग्रेसी रुकने पार्लिमान के सुरेश ने कहा, सिर्फ PFI पर पाबंदी आयद करने से नहीं चलेगा, हुकूमत को RSS पर भी पाबंदी आयद करनी होगी। बीजेपी की बंडी संजय ने कहा कि गैर बीजेपी सरकार वाली रियासतें अक़लियतों को खुशामदीद करने, इन पर कार्रवाई करने से गुरेज कर रही थी। इन्होंने इन्हें ज़ेर अफशानी की, जबकि बंडी संजय RSS और दीगर हिंदू दहशतगर्द तंजीमों का जिक्र नहीं किया। जबकि हिंदुस्तान में सबसे पहले RSS पर इस वक्त के वज़ीर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाबंदी आयद की थी, जबकि हिंदुस्तान का हर शहरी दहशतगर्द, फ़िरक़ापरस्त, मजहबी नस्लकशी करने वालों पर और इनकी तायद करने वाली सियासी पार्टियों पर पाबंदी आयद करने की ख्वाहिश रखता है। हिंदुस्तान की यकजहती और तरक्की ऐसी तंजीमों पर पाबंदी आयद करने में है। और इंडिया में RSS के टारगेट के लिए प्राइम टारगेट उनके लिए कोई है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। आज हम इंडिया में देख रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मुस्लिम इज अ क्राइम। नमाज पढ़ना क्राइम, हलाल खाना क्राइम, हिजाब पहनना क्राइम, अजान क्राइम, मस्जिद क्राइम, हर चीज क्राइम। असल दुश्मन कौन है? नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 क्रिश्चियन, नंबर 3 कम्युनिस्ट। इनसे लड़ने के लिए अपना खून बचाओ। 1947 तक सावरकर ने ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, ब्रिटिश का पेंशन लिया, ब्रिटिश के खिलाफ एक कैंपेन नहीं किया। कब से हिंदुत्व हिंदू धर्म हो गया? कब से RSS का एक आइडियोलॉजी जो सावरकर के नाम एक शख्स ने जिसको प्रमोट किया था, कब उसका आइडियोलॉजी हिंदू धर्म का आइडियोलॉजी हो गया? एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है ये बुलडोजर? कितने RSS वालों के घरों में बुलडोजर आए? कितने बीजेपी के घरों वाले में बुलडोजर आए? क्यों ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में आ रहे हैं? क्यों? ये बीजेपी RSS का
PFI पर पाबंदी के बाद शाहीन बाग में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पेदर पे छापामारी के बाद मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी के बाद दिल्ली में PFI के ऑफिस के बाहर और मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सुबह से ही PFI के ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। वहीं PFI पर पाबंदी के बाद मुस्लिम अक्सरियती इलाके खुसूसन शाहीन बाग और जामा नगर इलाके में पुलिस गश्त कर रही है। कांग्रेस ने RSS पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। रियासत केरला के ज़िले मलापुर के कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा के चीफ सुरेश ने मरकज़ की जानिब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आयद की गई पाबंदी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने हुकूमत से RSS पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा है कि RSS भी पूरे मुल्क में हिंदू फ़िरका परस्ती को फैला रहा है, इसीलिए RSS पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए। सिर्फ PFI पर पाबंदी आयद होने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि RSS और PFI दोनों बराबर हैं, इसीलिए हुकूमत को दोनों पर पाबंदी लगाना चाहिए, सिर्फ PFI ही क्यों। CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने आज अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि तंजीमों पर पाबंदी आयद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मुख्तलिफ नामों से दोबारा सर उठाती है। ये इनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब मरकज़ ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे इदारों पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। You obviously want to know our reaction on the PFI ban, right? That is the issue. We'll issue, Politburo will issue a statement, an official statement that will come from Delhi shortly. But we have 4 points to make. The first is that as far as the CPIM is concerned, we have been stridently all along opposing all sorts of extremist activities by anybody and also by the PFI. And these sort of extremist activities that vitiate the atmosphere and create polarization, particularly in terms of religious polarization, is something the CPM has always opposed and continues to oppose. We think these sort of extremist activities by the PFI must end. On that there is no two questions about it. Secondly, in Kerala particularly, this sort of extremist violence has happened due to the killings and the retaliatory killings between the RSS and the PFI. This has happened in Alleppey, this has happened in Palghat, and the last 4 killings of this nature has been killings and retaliatory killings. So both of them must stop this. Both of them must stop this, and that is why we have said that the BJP president, if he says Kerala has become the hotspot of terrorism, he must, if he wishes to end this sort of terrorism, must tell the RSS to stop this retaliatory, killings and retaliatory killings, and take action, which the state administration will do, a firm action against all the extremist activities. असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। अगर ये गैर दुरुस्त है तो दीगर फ़िरका परस्त तंजीमों का खुद हुकूमत ने एक्शन क्यों नहीं लिया। अगरचे मैंने हमेशा PFI के नज़रिए की मुखालिफत की है और जमहूरी नज़रिए की हिमायत की है, लेकिन PFI पर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। कुछ अफराद जो जुर्म करते हैं इनकी वजह से किसी तंजीम पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी तंजीम के साथ मुख्स किसी के ताल्लुक़ की वजह से किसी को मुजरिम ठहराने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन इस किस्म की सख्त पाबंदी ख़तरनाक है क्योंकि ये किसी भी मुसलमान पर पाबंदी है जो अपनी बात कहना चाहते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान की इंतखाबी अमीरियत फाशिज़म के करीब पहुँच रही है, अब हिंदुस्तान के काले क़ानून UAPA के तहत हर मुसलमान नौजवान को PFI के पम्फलेट के साथ गिरफ़्तार किया जाएगा। अदालतों से बरी होने से क़ब्ल मुसलमान की कई दहाइयों जेल में गुजार चुके हैं। मैंने UAPA की मुखालिफत की है और हमेशा UAPA के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयों की मुखालिफत करूँगा। ये आज़ादी के उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी करता है जो आइन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है।
हमें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने UAPA को सख्त बनाने के लिए तरमीम की थी और जब बीजेपी ने इसे मज़ीद सख्त बनाने के लिए क़ानून में तरमीम की तो कांग्रेस ने इसकी हिमायत की। ये किसी कपन की टाइमलाइन की पैरवी करेगा जहां किसी भी कारकुन या सहाफ़ी को तसादीक़ी तौर पर गिरफ़्तार किया जाता है और इसे ज़मानत हासिल करने में भी 2 साल लग जाते हैं। PFI पर पाबंदी कैसे लगाई गई, लेकिन ख्वाजा अजमेरी बम धमाकों के मुजरिमों से वाबस्ता तंजीमें नहीं। हुकूमत ने दाएं बाजू की अक्सरियती तंजीमों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? लीजिए ना, मैंने हमेशा PFI की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीक़े से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है, तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे PFI का और फिर वो जो काला कानून है UAPA का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस UAPA के क़ानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा UAPA को अपोज़ किया हूँ और उसको अपोज़ करता रहूँगा, क्योंकि UAPA का क़ानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसके ख़िलाफ़ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तक़बिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक़ कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक़ उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोला है कि RSS, PFI RSS के पैरेलल अपने आप को मानती थी कि RSS की तरीके के संगठन जो राइट विंग जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज़म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। I would apologize to you. I have decided to read a statement. In my statement, I have mentioned the conviction of those people who had bombed Khwaja Ajmeri Dargah. The world knows to which organization those 2 people belong to, the convicted people. There is a conviction and the court has given the conviction. आप राइट विंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? वो RSS के साइड आप इशारा कर रहे हैं? राइट विंग में बहुत से हैं ना, राइट विंग में बहुत से हैं। अब तो कोर्ट भी ऑर्गेनाइज TV को बोला कि आप लोग देख के बोलो। बहुत सी बातें कोर्ट ने कही है। और हाँ, राइट विंग में बहुत से हैं जिसमें मैं ही नहीं हूँ। सर, एक लिंचिंग का मामला सामने आया है
अब ये देखिए, शहबाज अंसारी मंदार झारखंड के बच्चे को, उसको लिंचिंग हो गई। अब ये रेडिकलाइज कौन कर रहा है इन लोगों को, ये बताइए ना। यही तो मेरा सवाल है, इनको रेडिकलाइज कौन कर रहा है कि वो शहबाज अंसारी, उसके ये जो जानकार हैं, ये लोग जो एलेज एक्यूज हैं, ये रेडिकलाइजेशन देश को बर्बाद कर रहा है। क्या शहबाज को इंसाफ मिलेगा या फिर बीजेपी इन लोगों को भी जो एक्यूज है उनको फिर फूल माला पहना देगी? तो झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर सख्त एक्शन ले और वो पीड़ित परिवार से कोई मंत्री जाकर मिले, उनको यकीन दिलाए कि इनसे इंसाफ होगा और उनकी मदद करना। मगर ये रेडिकलाइजेशन है, ये शहबाज अंसारी की मौत, उसका कत्ल, लिंचिंग, ये रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है। ये धर्म संसद में क्या क्या नहीं बोला गया, ये सब रेडिकलाइजेशन हो रहा है। हाँ, तो आपको पुलिस आप तमाम ने हमारे एमएलएस का स्टेटमेंट आपने कैरी किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो उसी वक्त गए, उसका कंडेम किए, उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट थे हमारे एमएलए, वो जो गंदी हरकत किए उनको अरेस्ट भी करवाए। पुलिस का स्टेटमेंट भी है, पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, डीप जाना चाहिए कौन है। ठीक है सर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जिले रंगारेड्डी में हलचल मचा दी है। हुक्मरान टीआरएस पार्टी ने जिले सदर इब्राहिमपट्टनम के एमएलए मंशी रेड्डी किशन रेड्डी को नोटिस जारी किया था और वो मंगल को ईडी के सामने पेश हुए। जिलाई पार्टी सरबराह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात और ईडी की नोटिस जारी किए जाने के बाद कारकुनों में हंगामा शुरू हो चुका है। मंशी रेड्डी किशन रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी टीडीपी के मुश्तरका सदर की हैसियत से खदमात अंजाम दी और पहली बार 2009 में एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद 2014 में भी इन्होंने दूसरी बार शानदार कामयाबी हासिल की और टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की और 2018 के इंतखाबात में टीआरएस से मामूली अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इन्हें हाल ही में पार्टी के जिले सदर का ओहदा दिया गया था। इनके मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग मौजू गर्मा रहा है। 2015 में इंडोनेशिया में सोने की कानों में सरमायाकारी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। ईडी ने इस मामले पर इन्हें 1 माह कबल नोटिस जारी किया था। दूसरी तरफ कुछ अरसे से ये बात गर्दिश कर रही है कि मंशी रेड्डी के कैसीनो मैनेजर चकोटी श्रीनिवास के साथ ताल्लुकात हैं, जिनकी हाल ही में ईडी ने तहकीकात की थी और इस मामले में इनसे भी तफ्तीश के इम्कानात हैं। इसके अलावा 2014 में मंशी रेड्डी समेत कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सफ़र किया। इस मौके पर इस्तेमाल होने वाले अखराजात के मामले में शुकूक व शुबहात है। रकम बैरून मुल्क से आने के इल्जामात भी हैं जो ईडी की इंक्वायरी की वजह लगते हैं। ईडी ने अभी तक इस केस का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है जिसमें मंशी रेड्डी पर मुकदमा चलाया गया है। इब्राहिमपट्टनम के एमएलए मंशी रेड्डी किशन रेड्डी की गैरकानूनी आमदनी पर ईडी की तहक़ीक़ात ज़रूरी है। सीपीएम के ज़िले सेक्रेटरी कुडेला भास्कर ने इब्राहिमपट्टनम के लोगों से माजी में ज़मीनात पर किए गए कब्ज़ों के मुताल्लिक़ वजाहत तलब की। इस हवाले से मंगल को एक बयान जारी किया गया था। इन्होंने कहा कि ये इनका ज़ाती मामला नहीं बल्कि अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से इनका एहतसाब होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये इन पर कोई नया इल्ज़ाम नहीं है। ऐसी तनकीदें होती रही हैं कि वो ज़मीनी तनाज़ुआत में लोगों की बजाय रिलेटर्स के साथ खड़े हैं। हाल ही में इनकी जिम्मेदारी है कि वो इल्ज़ामात की वजाहत दें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जो एक नई कौमी पार्टी की तश्कील की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन नई पार्टी के मुताल्लिक़ हतमी शक्ल देने पर ऐलान से गुज़ेर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कौमी सतह पर तेज़ी से बदलती हुई सियासी सरगर्मियों के पेश नज़र ताख़ीर की जा रही है। इस वक्त कौमी पार्टी के झंडे, एजेंडा, नाम और टीआरएस को कौमी पार्टी में तब्दील करने में दरपेश तकनीकी रुकावटों से मुताल्लिक़ मसाइल पर गहरी बातचीत जारी है। तेलंगाना मॉडल को कौमी सतह पर लागू करने के लिए दरकार फ़ंड्स, इस पर अमल किए जाने वाले मनसूबे वगैरह पर मुतल्लिक़ा शोबों के माहिरीन के साथ बातचीत जारी है। केसीआर ने इन मनसूबों की वजाहत करने का भी फैसला किया जो इनके पास नई कौमी पार्टी के एजेंडे में शामिल हर नुक्ते को मुमकिन बनाने के लिए तैयार है। क़ानूनी माहिरीन और कुछ अहम ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीम जो पहले इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कौमी जमात की तश्कील के हवाले से भी इनसे मशवरे लिए जा रहे हैं। KCR इस माह की 25 तारीख को साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म देवीलाल की यौम पैदाइश के मौके पर हरियाणा में मुनक़िदा समनदेव से गैर हाजिर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव, CPM लीडर सीताराम येचुरी समेत कई अपोजिशन लीडरों ने इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से मुनक़िदा की गई बड़ी अवामी मीटिंग में शिरकत की। कौमी पार्टी की तश्कील के बारे में कई ऐलानात के तनाजुर में यही वजह है कि इस साल दिसंबर तक पार्टी मेहरता को हतमी शक्ल देने का फ़ैसला किया गया है। इस वक्त तक मुख्तलिफ शोबों और बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ कौमी मसाइल पर मुलाकातें और बातचीत जारी रखने का मंसूबा है। बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन की रिहाई को मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। गुजरात में बिल्किस बानो केस के मुजरिम की रिहाई को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा एक मुस्लिम वफद ने किया है और इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को पेश किया है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो इस ज़मन में वफद का पैगाम सही जगह पर पहुँचा देंगे। वाज़ेह रहे कि मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर फैज़ान अजीज़ी की क़यादत में मुसलमानों और मुख्तलिफ समाज के लोगों पर मुश्तमिल वफद ने महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, जबकि वफद में सैयद खालिद अशरफ सदर उलूम मोहम्मदिया जमीयतुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना नेमतुल्लाह नूरी और सहाफ़ी फ़ारूक अंसारी शामिल रहे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने खंदा पेशानी से बातें सुनी। वफद ने मुतालबा किया है कि बिल्किस बानो केस के तमाम मुजरिमों की मुआफ़ी मनसूख करें जिन्हें गुजरात हुकूमत ने रिहा किया था। लोन ऐप की हरासानी से आजिज़ होकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। ऑनलाइन लोन ऐप एजेंट्स की तरफ से मुबैना तौर पर हरासा किए जाने की वजह से एक नौजवान ने निज़ामपेट इलाके में अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। राजेश कुमार, जो राजीव गांधी नगर का एक प्राइवेट मुलाजिम है, बताया जाता है कि इसने लोन ऐप से रकम उधार ली और इसका ज़्यादातर हिस्सा वापस भी कर दिया था, लेकिन कुछ रकम बाकी होने की वजह से ऑनलाइन लोन ऐप के एग्जीक्यूटिव्स ने इसे धमकी आमेज कॉल करके हरासा करना शुरू कर दिया, जिससे दिल बर्दाश्त होकर इसने बीवी की अदम मौजूदगी में घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। करीमनगर में एक बुजुर्ग नजूमी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हैदराबाद में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस साल में करीमनगर में एक बुजुर्ग नजूमी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलविस 2 चेन स्नैचर्स को हैदराबाद टास्क फोर्स ने पीर की रात गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान गाड़ियों की चोरी और डकैती की वारदातों में भी मुलविस थे और पुलिस ने इनसे तलाई ज़ेवरात, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त के गणेश्वरम, नीलू श्रीनू इसके तौर पर की गई है। ICC T20 बैटिंग के ताज़ा तरीन रैंकिंग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज ताज़ा तरीन T20 रैंकिंग जारी की है। टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव शानदार बल्लेबाज का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर कैरियर के बेहतरीन रैंक पर पहुंच चुके हैं। इन्होंने 36 गेंदों में 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 69 रन बनाए। टीम इंडिया की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। 801 रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने वाले मुंबई के इस बल्लेबाज ने एक बार फिर दूसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद रिजवान बदस्तूर 861 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त हैं। जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज एडन मार्करम दूसरी रैंकिंग से महरूम होकर चौथी पोजीशन पर पहुंच गए। इस दौरान टीम इंडिया के साबिक कप्तान विराट कोहली एक मुकाम की बेहतरी के साथ 15वें नंबर पर पहुंच गए। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 13वें नंबर पर है। ताज़ा तरीन ICC T20 बैटिंग रैंकिंग के 5 टॉपर्स हैं मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान, सूर्य कुमार यादव हिंदुस्तान, बाबर आजम पाकिस्तान, एडन मार्करम जनूबी अफ्रीका और अरुण फिंच ऑस्ट्रेलिया।